नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे मुगल सम्राटों के साथ सहयोग की नीति का राजपूत राज्यों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही ये मुगल राजपूत सहयोग और जो संघर्ष है इसके क्या परिणाम हमें प्राप्त हुए। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की मुगल शासक के समय राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति का एक सांगोपांग एवं विश्लेषण अध्ययन किया जाएगा। 1526 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति किस प्रकार इतिहास में अपना प्रभाव डाल पाई, इन सभी चीजों की चर्चा आज हम करेंगे। मुगल सम्राटों की राजपूत नीति। मुगल सम्राटों और राजपूतों के पारस्परिक संबंध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में माने जाते हैं। बाबर से लेकर बहादुर शाह तक सभी मुगल बादशाहों का इस जाति के सरदारों तथा राजाओं से संपर्क हुआ और उन्होंने राजपूतों के प्रति किसी न किसी प्रकार की नीति को अपनाकर वास्तव में तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक सत्ता राजपूतों के हाथों में थी। तुर्कों से लगातार 300 वर्षों तक युद्धरत रहने के बाद भी राजपूत अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखने में समर्थ रहे। राजपूतों की शक्ति का प्रमुख केंद्र राजस्थान था, जिसे राजपूताना कहा जाता था, और इस समय राणा संग्राम सिंह अथवा राणा सांगा उनका निर्विरोध नेता था। राणा सांगा का प्रभाव देश दिगंत तक था और बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के पहले भी राणा सांगा की शक्ति के बारे में विचार किया था, जैसा कि उसकी आत्मकथा बाबरनामा से स्पष्ट हो जाता है। मुगल राजपूत संबंधों के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। उनमें पहला प्रमुख जो कारण है, राजपूत हिंदू जाति के प्रतिनिधि के रूप में थे। राजपूत हिंदुओं के राजनीतिक और सैनिक नेता थे। अकबर ने यह अनुभव कर लिया था कि हिंदू प्रधान भारत में राजपूतों को शत्रु मानकर स्थायी रूप से राज्य स्थापित करना और राज्य को शांतिपूर्वक शासन चलाना संभव नहीं होगा। पिछले वर्षों के इतिहास में उसने सबक लिया था कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे योग्य शासक और महान विजेता भी भारत में स्थायी रूप से राज्य करने में असफल रहे। इसका मुख्य कारण था कि राजपूतों के प्रति उनके संबंध स्थापित न होना एवं उनका सहयोग प्राप्त नहीं करना। इतिहास से सबक लेते हुए अकबर ने अपनी नीति में आधारभूत रूप से कई परिवर्तन किए थे। दूसरा कारण हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि का कारण सामने स्पष्ट होता है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का एक और भी कारण था, जिसके कारण मुगलों को राजपूतों से संबंध कायम करना पड़ा। गुजरात जो एक समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था और वहां से होकर मक्का जाने वाले यात्री जाया करते थे, उस गुजरात पर उस समय तक अधिकार करना संभव न था जब तक कि राजस्थान में मुगलों के संबंध अच्छे न हो। यह एक प्रधान कारण के रूप में भौगोलिक दृष्टि से सामने आता है। इसी तरह हम देखें तो हमें लगता है कि दक्षिण जाने वाले और भी मार्ग यद्यपि मालवा होकर भी जाते थे, परंतु राजस्थान की सीमा इससे भी लगती थी। अतः एक ये व्यापार एवं इस धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह मार्ग बड़ा ही मतलब कि जो सरल मार्ग था और इस मार्ग पर अधिकार किए बिना और इस मार्ग पर आने वाले राजपूत शासकों के प्रति संबंध बनाए बिना इसे निर्विरोध एवं निर्विवाद बनाना मुगल शासकों के लिए टेढ़ी खीर था। बाबर और हुमायूं के समय राजपूतों से संबंध। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय राजपूत सरदार और राजे मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा सांगा के नेतृत्व में राज्य संघ बनाए हुए थे और वीर राणा सांगा अपनी शक्ति से उत्साहित होकर भारत में हिंदू पद बादशाही स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। बाबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए राणा सांगा से खानवा का युद्ध करना पड़ा। इसके पश्चात चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने उससे युद्ध किया और दोनों ही युद्धों में बाबर सफल रहा। दोनों ही अवसरों पर उसने राजपूतों के विरुद्ध जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की घोषणा की थी
और युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई गई थी। बाबर ने इन कार्यों के पीछे धर्म की अपेक्षा राजनीतिक उद्देश्य अधिक स्पष्ट लगते हैं, क्योंकि बगैर अपने सैनिकों में नवीन प्रेरणा फूके वह उनको युद्ध में के लिए तैयार सदैव के लिए नहीं रख सकता था, और धर्म का माध्यम इसके लिए सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय था। इसी कारण हम देखें कि बाबर की जो मुट्ठी भर सेना थी वह किस तरह से खानवा के युद्ध के पहले अपने निराशा में आ गई थी, और बाबर की इस जिहादी भावना के कारण ही तो भारत के अंदर जो मुगल शासन की जो शुरुआत हुई है या शुरुआती जो विजय हमें देखने को मिलती है, उसका प्रमुख आधार था जिहादी भावना। अगर इस जिहादी भावना का संचार प्रारंभिक तौर पर बाबर द्वारा नहीं किया होता तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं थी। इसलिए इस दृष्टि से भी मुगल आगमन को और मुगल आक्रमणों को प्रारंभिक तौर पर एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बाबर ने हुमायूं का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से किया और राजपूतों को अपनी सेना में भी भर्ती किया। उसके इस परिणाम निकलता है कि बाबर ने राजपूतों से कोई मित्रता का तो सफल प्रयत्न किया, परंतु साथ ही उसके साथ स्थायी शत्रु जैसा भी कोई व्यवहार हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एक तरह की ये जो सामाजिक संबंध की जो शुरुआत थी, ये शुरुआत हमें बाबर के समय में देखने को मिलती है कि बाबर ने अपने पुत्र का विवाह हिंदू जाति में किया था। हुमायूं को सौभाग्य से राजपूतों की ओर से किसी प्रकार की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा उसने मेवाड़ की रानी कर्णावती के साथ मैत्री स्थापित करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ था, जो कि कर्णावती के द्वारा राखी भेजने का जो प्रसंग है। लेकिन स्वयं हुमायूं ने इस अवसर को खो दिया था। उस अवसर को खोने के पीछे उसके प्रमाद को, उसके आलस्य को या उसकी धार्मिक संकीर्ण भावनाओं को देखा जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, हुमायूं ने इस अवसर को खो दिया था, परंतु हुमायूं अपनी धार्मिक संकीर्णता के कारण इस अवसर का लाभ न उठा सका। मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था, जिसका भी वह समय पर उपयोग न कर सका और 1 वर्ष बाद सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंचा। तो हम देखें कि हुमायूं ने दोनों ही राजपूतों के सहयोग के जो मौके थे, जो अवसर थे, उन अवसरों को उसने गंवा दिया था। सिर्फ और सिर्फ उसका जो एक प्रबल पक्ष था ये था कि उसकी राजपूतों के परिवार में शादी हुई थी और उसका जो प्रवास काल था वह अमरकोट के राजपूत शासक के सहयोग में बीता था, और उसी के सहयोग के कारण उसने भारत में पुनः अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर पाया था। अकबर की राजपूत नीति। मुगल शासकों में अकबर पहला शासक था जिसने कि एक नहीं सही ढंग से राजपूत नीति को विचार किया। अकबर एक उच्च कोटि का राजनीतिक और दूरदर्शी कूटनीतिक शासक था। उसकी सफलता कोरी सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रही, बल्कि उसकी सहिष्णु नीति पर भी आधारित थी। अकबर के पूर्व बादशाहों ने जिन शासकों पर विजय प्राप्त की उनका निरादर किया और उनके राज्यों में लूटपाट मचाई, किंतु अकबर ने अपने साम्राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों को ही सद्भावना के आधार पर प्रशासन देने का वातावरण पैदा किया। आवश्यकता पड़ने पर ही उसके विरुद्ध भीषण युद्ध किए, पर जब उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक युद्ध समाप्त करके शांति स्थापित की और पराजित राजपूत नरेशों को अपना मित्र बना लिया। अकबर ने राजपूतों के प्रति मैत्री, सहिष्णुता और उदारता की नीति अपनाई। वह कुछ दूरदर्शी राजनीतिक सिद्धांतों, निजी स्वार्थ पर भी आधारित थी। मुगल साम्राज्य के स्थायित्व की आकांक्षा इसका आधारभूत कारण थी। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध उपयुक्त और व्यावहारिक नीति अपनाकर मुगल साम्राज्य को फैलाया और उसे शक्तिशाली बनाया, और उसके प्रशासन को शांतिपूर्वक बनाने में राजपूतों की पूरी मदद ली। उसने वीर राजपूत जाति को राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में अपना सहयोगी बनाया। आमेर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूत शासकों ने अपनी बेटियां मुगल साम्राज्य को ब्याही और कृपा दृष्टि प्राप्त की। भगवान दास, मानसिंह, जगन्नाथ कछवाहा जैसे महत्वपूर्ण सेनापति हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में आजीवन योगदान दिया। राजपूत सरदारों ने मुगल सम्राटों के अधीन उच्च पद प्राप्त करके
साम्राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति और एक प्रशासन देने की भावना प्रदर्शित की। राजपूतों की स्वामी भक्ति परखने के बाद अकबर ने अन्य राजपूत राजाओं को उसे अपना सम्राट मानने तथा ऊंचे से ऊंचे सदस्यों, सरदारों, मनसबदारी के साथ में समानता एवं स्वाभिमान के साथ में वहां कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। उसने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उन्हीं के अधिकार के में उनके लिए अधिक हितैषी सिद्ध होंगे। अकबर की नवीन नीति की विशेषता सराहनीय थी, क्योंकि राजपूतों के मुगल मनसबदार बन जाने से एक नवीन वातावरण का जन्म हुआ, जो एक राष्ट्रीय संगठन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। जिन राजपूतों ने अकबर की मैत्री को ठुकराने का साहस किया अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया, सम्राट ने उनके विरुद्ध शस्त्र उठाए और अपनी बाहुबल से उन्हें अधीन करने का पूरा प्रयत्न किया। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उसके वीर पुत्र राणा प्रताप के साथ कई वर्षों तक युद्ध लड़ा गया। उदय सिंह के राज्यकाल में राजपूत योद्धाओं ने जयमल और फत्ता जैसे सूरवीरों के नेतृत्व में मुगलों को डटकर मुकाबला किया और उन्हें लोहे के चने चबाए और सम्राट के लिए निराशाजनक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। अकबर के सौभाग्य से जयमल की अचानक गोली लगने से मृत्यु होने से मुगलों के ने इस युद्ध में जीत हासिल की और चित्तौड़ विजय करने में सफलता प्राप्त की। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र राणा प्रताप और अकबर के मध्य फिर संग्राम शुरू हो गया और 1614 ईस्वी में भी मुगल अपने आप को मेवाड़ का स्वामी नहीं कह सकते थे। निस्संदेह मेवाड़ के राणा ने अद्वितीय सूरवीरता का प्रमाण दिया, लेकिन इसकी विपत्तियों को देखकर पड़ोसी राजपूतों का साहस टूट गया। कालिंजर, जैसलमेर और जोधपुर आदि के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ का पतन 1562 ईस्वी में मेड़ता का पतन 1562 ईस्वी में हुआ था। इस तरह हम देखें कि एकमात्र मेवाड़ी ऐसा राजघराना था, मेवाड़ी ऐसा शासन था कि जिसने लगातार मुगलों के साथ में संघर्ष किया, चाहे वह प्रारंभिक तौर पर हम देखें तो राणा सांगा के द्वारा हो या उसके बाद में उदय सिंह के द्वारा या उसके बाद में एक दीर्घावधि तक महाराणा प्रताप के द्वारा। तो इस तरह का जो एक उदाहरण है, ये उस मध्यकाल के इतिहास में एक अकेला ऐसा उदाहरण है जहां पर निरंतर मतलब कि संघर्ष किया गया स्वतंत्रता के लिए और स्वाभिमान के लिए। ये स्वतंत्रता की जो भावना थी और उनके संघर्षों को देखकर यह जरूर था कि उसका प्रभाव ये पड़ा कि अन्य जो राजपूत शासक थे उन्होंने उससे प्रेरणा लेने की बजाय अपनी कायरता उत्पन्न की और उस कायरता के माध्यम से उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करते चले गए। अकबर की राजपूत नीति के कई परिणाम निकले। अकबर की राजपूत नीति पूरी तरह से अपने अकबर के लिए सफल रही। अपनी कुशल कूटनीति के द्वारा अकबर ने संपूर्ण शक्ति को राजाओं को स्थायी रूप से अपने साथ में जोड़ा। वेतन एवं जागीर का लालच देकर अकबर ने राजपूत राजाओं को उनके पैतृक राज्यों में अनुपस्थित बना दिया। एक अनुपस्थित शासक के रूप में वो अपनी जागीरों में रहे। मुगल मनसबदारों के रूप में राजपूत सरदारों की नियुक्तियां दूर दूर के भागों में की गई और इस कारण से राजपूतों का जो कनेक्शन था अपने जागीरों से वो एक कट ऑफ सा हो गया। राजपूतों के इस तरह का सम्मिलित विद्रोह की आशंका को अकबर ने अपनी कूटनीति से समाप्त कर दिया। अकबर ने राजपूत घरानों की वंश परंपरा का प्रतिस्पर्धा का भी लाभ उठाया और उसने एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक अभियानों से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास किया। यह कूटनीतिक चाल खेली, जैसे आमेर राजपूताना से रणथंभौर और मेवाड़ के क्षेत्र में अकबर का प्रभुत्व स्थापित करने में मुगलों की सहायता की, तो मारवाड़ के उदय सिंह ने समावली और सिरोही के विद्रोहों को दबाने के लिए अकबर की मदद दी। इस प्रकार बीकानेर के राय सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों के विरुद्ध मुगलों की सहायता की। इस प्रकार अकबर ने लोहे से लोहे को काटने की नीति अपनाकर राजपूतों को इस स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि वे मुगल साम्राज्य के संरक्षण में ही अपनी सुरक्षा देखने लगे, अपना संरक्षण देखने लगे। अकबर की राजपूत नीति के फलस्वरूप मध्ययुगीन भारत के इतिहास में दो प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का एक युग शुरू होता है, जिसे सहयोग के साथ शासन कहा जाता है। इसका एक परिणाम यह निकला कि युद्धों से लगभग निजात मिल गई। वहीं राजपूतों के लिए स्थायी रूप से
इस नीति के जो दुष्परिणाम थे वो उनको आगे जाकर के भोगने पड़े। और यही नहीं, उन्हें राजनीतिक तौर पर ही नहीं, अभी तो सामाजिक तौर पर भी उन्हें वर्तमान तक उनकी इस नीति के कारण कहीं न कहीं शर्मिंदा आवश्यक रूप से होना पड़ता है। जहांगीर की राजपूत नीति, जहांगीर ने अपने पिता की नीति अपनाई और राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार ही रखा। उसने अपने साथ विवाह संबंधों को भी कायम रखा और राजपूतों को सम्मानित पद दिए, परंतु उसके साथ उसने मेवाड़ की अधीनता बनवाने के प्रश्न में कोई ढील नहीं डाली। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राजा अमर सिंह से संधि से व संधि से पूर्व उसके विभिन्न सरदारों के नेतृत्व में 4 अभियान भेजे गए थे। राणा अमर सिंह ने इन अभियानों को साहस से मुकाबला किया, परंतु अंत में युवराज कर्ण सिंह आदि की सलाह पर एक सम्मानजनक संधि की, जो संधि 1615 की एक सम्मानजनक संधि कहलाती है। इसके अनुसार राणा ने मुगल आधिपत्य को माना तथा अपने पुत्र कर्ण सिंह को अकबर के जहांगीर के दरबार में भेजा। राणा को मेवाड़ का समस्त भूप्रदेश चित्तौड़ सहित लौटा दिया गया और उसे चित्तौड़ किलों की मरम्मत न करने की बात कही गई और उसे एक शासक के रूप में स्वीकार किया गया। राणा को मुगल वंश के विवाह संबंध के लिए, खिलत पहनने के लिए, घोड़े पर दाग लगाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यह अमर सिंह के साथ जहांगीर की एक सम्मानजनक संधि मानी जाती है। ये एक मैत्रीपूर्ण बराबरी का व्यवहार भी माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जहांगीर ने मेवाड़ के साथ भी इस तरह का एक सम्मानजनक प्रमाण दिया जिसको कि उसके पिता कभी भी हासिल नहीं कर पाए थे। शाहजहां की राजपूत नीति। शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं के पक्ष में नहीं था, परंतु राजपूतों के प्रति उसने अपना पिता द्वारा अपनाई गई नीति को का ही आचरण किया और राजपूतों के साथ में सहयोग का एक व्यवहार करता रहा। इस पर भी सम्राट के राजपूतों के बीच यह पारस्परिक विश्वास नहीं था जो कि अकबर के राज्यकाल में पैदा हुआ था। राज्य में राजपूतों का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया और उच्च पदों पर उनकी संख्या घट गई। 1654 ईस्वी में मेवाड़ के राणा जब चित्तौड़ के किलाबंदी करने का प्रयत्न किया तो सम्राट ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और राणा के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। राजपूतों के प्रति उसके हृदय में घृणा और द्वेष था। मुगल साम्राज्य में वह उन्हें किसी प्रकार से महत्व देने के पक्ष में नहीं था। अब तक आमेर का राजा जय सिंह, क्योंकि मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह जीवित रहे, औरंगजेब ने राजपूतों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया, परंतु इन 2 राजपूत सरदारों की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने मारवाड़ का राज्य हड़पने का निश्चय किया। औरंगजेब ने अपनी धर्मांधता के कारण, अपनी कट्टरता के कारण राजपूतों की सहानुभूति को खो दिया और उसने राजस्थान तथा दूसरे स्थानों के मंदिरों को तोड़ने, मूर्तियों को तोड़ने और खुले रूप से राजपूतों के खिलाफ काम करने का कार्य किया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने उसके उत्तराधिकारी को चुनने में जिस विश्वासघात की नीति अपनाई, उससे राजपूत औरंगजेब का विरोध करने लगे। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों की सहायता से विद्रोह किया। औरंगजेब अपनी राजपूत नीति में पूर्णतया असफल रहा। वह न तो मेवाड़ को जीत सका और न ही मारवाड़ पर अपनी सत्ता स्थापित कर सका। उसकी राजपूत नीति का एक ही परिणाम निकला कि अकबर के समय में स्वामी भक्त राजपूत अब मुगल सत्ता के विरोधी हो गए। मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब की नीति अत्यंत घातक सिद्ध हुई। मित्र राजपूत शत्रुओं को परिवर्तित हो गए। दीर्घकालीन युद्धों में साम्राज्य का अपार धन और समय व्यर्थ होने लगा। इसके अतिरिक्त मुगलों के सैनिक सम्मान में भी गहरा आघात पहुंचा। अराजकता और गड़बड़ी के कारण राज्य शिथिल हो गया। शांति का वातावरण समाप्त हो गया। राजपूतों की सहायता से वंचित होकर सम्राट अन्य विरोधियों का सामना न कर सका और मुगल साम्राज्य को पतन का मुंह देखना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि किस कारण से औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी विचारनी है कि जिन राजपूतों ने मुगलों को सहयोग प्रदान किया था, वह अंततोगत्वा उन्हें वापस उसी प्रताप की नीति का अनुसरण करना पड़ा कि उन्होंने मुगलों का सहयोग करना छोड़ा। ये एक बहुत ही इतिहास का बहुत ही अहम पहलू है
कि जहां पर सभी राजपूतों ने आगे बढ़कर के मुगलों को सहयोग किया था, उस समय एकमात्र महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता का विरोध किया था। और अंततोगत्वा हम देखें कि औरंगजेब के समय में जाकर के जो सहयोगी राजपूत थे मुगलों के, उनको भी उसी विरोध की और विद्रोह की नीति पर, उसी संघर्ष की नीति पर आना पड़ा। तो अतः यह मानना पड़ेगा कि राजपूतों में जो महाराणा प्रताप के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, वह नीति ही एकमात्र उनके गौरव का रास्ता थी। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुगल राजपूत सहयोग के क्या परिणाम हुए और उन परिणामों का किस तरह का प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।